तो पिछले क्लास में हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देख चुके थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे और माइटोकॉन्ड्रिया का अगर स्ट्रक्चर देख करके हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले, तो फिर समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो सिंगुलर है, ये तो प्लूरल वर्ड है, मतलब एक से ज्यादा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सिंगुलर के लिए जो वर्ड है वो है माइटोकॉन्ड्रियन। क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। और इसका प्लूरल है माइटोकॉन्ड्रिया। एक से ज्यादा अगर प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्लियर है सबसे पहले यहां तक? ओके, फिर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो किसी सेल में मान लो कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसमें मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डेड है, मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे समझिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर का कवर है। और जो इसका इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर के साइड जो मेम्ब्रेन है, वो ऐसे मुड़ा मुड़ा हुआ। ये इस तरीके से फोल्ड होने से फायदा क्या होता है? सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हो जाता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या फायदा है? तो देखो, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे सेल के अंदर जब ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज, तो क्या बन जाता है? साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज बन जाता है पाइरूवेट। क्या बन जाता है? पाइरूवेट। समझ पा रहे हैं? और ये जो पाइरूवेट है वो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, तब ये पाइरूवेट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। और यही एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर करता है हमारा बॉडी और दूसरे जगह यूज करता है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो पाइरूवेट को तोड़ने में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने में और ATP प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसका? इनर मेम्ब्रेन का। किसका? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो मेम्ब्रेन है ना, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? और ये जरूरी हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा हो। जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा से वहां केमिकल रिएक्शन हो पाएगा और उतना अच्छा से वो ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा हम लोगों को। सबसे पहले तो ये समझ में आ गया। अब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, अगर दो मेम्ब्रेन है तो दोनों के बीच में तो कुछ तो जगह होगा ना, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इनर मेम्ब्रेन जो अंदर के साइड मुड़ा है, तो यहाँ पे एक फोल्डिंग मतलब फोल्डेड पार्ट है इनर मेम्ब्रेन का। इस पोर्शन को बोलते हैं क्रिस्टा। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं, प्लूरल हो जाएगा क्रिस्टा। क्लियर है यहाँ तक? और इसके अंदर में जो लिक्विड है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह बनता है उसमें जो लिक्विड है वो कहलाता है मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। क्लियर है? इतना चारा चीज समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो अब हम लोग इसका देखते हैं कि ये क्या क्या चीज बताया है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, लिखता है अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोई स्पेशल कलर से, क्योंकि ये जो सेल है ना इसके अंदर में बहुत सारा चीज है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी apparatus है, समझ पा रहे हैं, राइबोसोम है, बहुत सारा चीज यहाँ पे प्रेजेंट है पहले से। ठीक है, अगर हमको माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो उसको सबसे पहले अलग कलर में उसको रंगना पड़ेगा, कोई ऐसा केमिकल देना पड़ेगा जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और फिर हम उस भीड़ में उसको देखें तो बहुत आसानी से दिख जाए। जस्ट लाइक पीके में जो आमिर खान है वो क्या किया रहता है? एक येलो हेलमेट पहनता है। येलो कलर ऊपर से अगर मान लो 100 लोग खड़े और ऊपर से कोई देखेगा तो सबका बाल ना दिखेगा काला काला, तो पहचान पाएगा कि कौन है?
तो वो एक येलो हेलमेट पहनता है ताकि ऊपर से अगर कोई देखे तो पहचान में आ जाए कि हाँ वो बंदा अलग है। इसी तरीके से इतना सारा भीड़ में अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखना पड़ेगा तो क्या करना होगा, उसको सबसे पहले स्टेन करना होगा, स्पेसिफिक स्टेन, मतलब ऐसा कलर जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया लेता हो और कोई कलर दूसरा मतलब ऑर्गेनल नहीं लेता, उससे कलर करना पड़ेगा, तब वो माइक्रोस्कोप से आसानी से दिख जाएगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल, मतलब हर सेल में जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोई जरूरी नहीं कि 1 होगा, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 5 हो सकता है, किसी में 10 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो सेल वर्क क्या कर रहा है। जो सेल को ज्यादा एनर्जी जरूरत होगा उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रहेगा, और जिस सेल में एनर्जी का कम जरूरत होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि वो काम क्या कर रहा है सेल उसके बेसिस पे। जैसे सपोज करो जो हम लोगों का हार्ट सेल है वो तो बराबर पंप करते रहता है ब्लड को, एनर्जी उसको चाहिए ही चाहिए, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होना चाहिए। अगर आप ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर देखे होंगे, ह्यूमन स्पर्म का अगर स्ट्रक्चर की बात करें ह्यूमन स्पर्म का, तो यहाँ बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब यहाँ पे इतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत क्यों है? क्योंकि स्पर्म को मूव करने के लिए ये टेल को हिलाते रहना पड़ता है और इसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? जितना माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा उतना ज्यादा उसमें एनर्जी मिलेगा। और लगभग यहाँ पे अगर हम लोग जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसके बारे में तो देखेंगे कि लगभग 20 माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक सेल में। एक स्पर्म में कितना? 20 लगभग माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है स्पर्म सेल के इस पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ पाइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसी भी सेल में सब में बराबर होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज also considerable degree of variability is observed। शेप एंड साइज में अगर हम देखें तो हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक ही शेप और साइज का नहीं होता, किसी में छोटा किसी में बड़ा, या एक ही सेल में एक छोटा और एक बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, टिपिकली अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो ये एक सॉसेज शेप का होता है। सॉसेज शेप, ये जो शेप आप देख रहे हैं इस तरह का होता है, और सिलिंड्रिकल भी हो सकता है जिसका डायामीटर जो है, अगर हम इसका डायामीटर की बात करें तो कितना होगा? 0.2 से लेकर के 1.0 माइक्रोमीटर तक इसका डायामीटर हो सकता है। ठीक है, और अगर लेंथ की बात करें तो इसका जो लेंथ होता है वो 1.0 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। एवरेज अगर बात करें तो एवरेज जो है इसका डायामीटर 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास होगा, और अगर इसका एवरेज लेंथ की बात करें तो एवरेज लेंथ मान लीजिए कि ये लगभग 3.5 माइक्रोमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में डिटेल यहां तक पता है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज ये तो पहले से पता है कि हर एक माइटोकॉन्ड्रियन में डबल मेम्ब्रेन होगा। कितना होगा? कितना मेम्ब्रेन होगा? कितना लेयर होगा? डबल होगा। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। देखिए ये सेल के अंदर का पार्ट है और उसके अंदर में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पार्ट है वो लूमेन कहलाएगा, और ये लूमेन इनर मेम्ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला रीजन और एक दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला रीजन। आ रहा समझ में? और ये दोनों रीजन में क्या भरा रहता है? अगर देखोगे तो क्या लिखा है कि जो ये दोनों एक्वस कंपार्टमेंट है, मतलब एक्वस का मतलब क्या समझते हैं? वाटर, मतलब फ्लूइड, यानी बेसिकली वाटर, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और जो आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, ये जो सबसे अंदर में है ये कहला रहा है इनर कंपार्टमेंट और ये कहला रहा है आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट जो है, समझ पा रहे हैं, वो क्या हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन के आउटसाइड और आउटर मेम्ब्रेन के इनसाइड है। क्लियर है यहां तक? ध्यान दीजिएगा। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ अ dense homogeneous substance
कॉल्ड द मैट्रिक्स। और जो इनर कंपार्टमेंट है, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो चीजें हैं वो क्या होगा, एक डेंस यानी गाढ़ा होमोजेनियस लिक्विड इसमें प्रेजेंट होगा जिसको मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है यानी जो बाहरी पार्ट है, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। और जो बाहरी मेम्ब्रेन है ये एक कंटिन्यूअस लगातार बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर का बाउंड्री बनाया हुआ है। ठीक है, यहां तक लिखता है द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स। जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ है, कॉल्ड द क्रिस्टे। और वो जो इनफोल्डिंग है जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ उस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसका ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये जो अंदर के पार्ट मुड़ा हुआ है ये सब क्या कहलाएगा? क्रिस्टे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टे। और इसका सिंगुलर क्या होगा? क्रिस्टा, और प्लूरल होता है क्रिस्टे। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, और वो अंदर के तरफ जिधर मैट्रिक्स है उधर मुड़ा हुआ है। ठीक है। द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टे क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स। ये दोनों मेम्ब्रेन में अपना अलग अलग एंजाइम है। इनर मेम्ब्रेन में अलग केमिकल प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, और आउटर मेम्ब्रेन में अलग एंजाइम प्रेजेंट है। तो अपना अलग स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है। एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, और वही एंजाइम के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज को तोड़ना। ठीक है। दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी, और सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। ठीक है, सेल का। द मैट्रिक्स ऑल्सो पॉजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये वेरी इंपॉर्टेंट। हर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। कैसा? सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बैक्टीरिया के अंदर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए होता है। बैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए, जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मिड। ठीक है, लेकिन यहां वाले को हम प्लाज्मिड नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उस सेल के पास तो अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना डीएनए है, लेकिन इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। समझ पा रहे हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी, पावर हाउस कहलाता है। द मैट्रिक्स आल्सो पॉजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी है। राइबोसोम्स, अब ध्यान दीजिएगा, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ये राइबोसोम्स है वो एटीएस राइबोसोम होता है। कितना होता है? एटीएस। समझ पा रहे हैं? जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना राइबोसोम भी है, लेकिन ये राइबोसोम 70S होता है। ठीक है, यहां पे अभी देखेंगे कि राइबोसोम का क्या क्या टाइप है। वो दो टाइप में 70S जो राइबोसोम है, 70S जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर के बनता है? 50S और 30S से। और 80S जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर के बनता है? 60S और 40S से। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम है वो 80S का है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S का है, और बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है वो भी 70S का है। समझ पा रहे हैं? वो भी क्या है? 70S का है। तो ये 70S है। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और माइटोकॉन्ड्रिया को अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है ही, उसके अलावा और भी चीज जो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए वो भी प्रेजेंट है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद से भी बना सकता है। समझ पा रहे हैं?
वो खुद से भी बना सकता है। और द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, एक माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा, 1 से 2 बन जाएगा, किसके थ्रू? फिजन के थ्रू। आ रहा समझ में? यानी एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल बनता है। एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया खुद से भी डिवाइड हो सकता है और वो मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो सकता है। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये था ओवरऑल कंसेप्ट किस चीज के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम लोग प्लास्टिड्स को देखेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स है क्या? हम लोग जनरली प्लास्टिड्स के बारे में बहुत पहले से जानना शुरू कर देते हैं लोअर सेक्शन से, कि प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। लेकिन वो प्लास्टिड्स है कहाँ, वो क्लोरोफिल है कहाँ, ये आज क्लियरली समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि प्लांट सेल में मान लो कि ये है कोई प्लांट सेल, और इस प्लांट सेल के अंदर ये है आपका प्लास्टिड्स। क्या है? प्लास्टिड्स। और ये प्लास्टिड का ये स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्लास्टिड के ऊपर भी सबसे पहले 2 लेयर का मेम्ब्रेन होगा, मतलब 2 मेम्ब्रेन होगा। एक मेम्ब्रेन कहलाएगा आउटर मेम्ब्रेन और एक कहलाएगा इनर मेम्ब्रेन। आ रहा समझ में? और इस मेम्ब्रेन के अंदर आप देखेंगे तो आपको कॉइन के जैसा कॉइन देखे ना, सिक्का देखे ना, या फिर कोई सर्कुलर चीज या सर्कुलर चॉकलेट जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक से हम लोग कवर करके उसको रखते हैं। आ रहा समझ में? उस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलेकॉइड। और ये थैलेकॉइड आपस में पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बना देता है? तो ये क्या है? थैलेकॉइड है। थैलेकॉइड है। और ये जब पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो ये क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेनम। आ रहा समझ में? और ऐसा बहुत सारा ग्रेनम इस प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट है। जब बहुत सारा ग्रेनम प्रेजेंट रहेगा तब इसका प्लूरल को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? और ये ग्रेना एक दूसरे से कनेक्ट है। और जो मटेरियल इस एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जैसे ये पार्ट कनेक्ट कर रहा है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला। मान लो कि यहां पे एक ग्रेनम है और ये ग्रेनम एक दूसरे से कनेक्ट है, तो किसके थ्रू कनेक्ट होगा? स्ट्रोमा लैमिला से। आ रहा समझ में? किससे कनेक्ट रहेगा? स्ट्रोमा लैमिला से। और ये जो थैलेकॉइड है ना, इस थैलेकॉइड के ऊपर वाले सरफेस पे मतलब यहां पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। तो अब समझिए क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? क्लोरोफिल थैलेकॉइड के अपर सरफेस में प्रेजेंट है, और थैलेकॉइड एक पिलर के जैसा स्ट्रक्चर बना करके ग्रेना कहला रहा है, और वो कहां प्रेजेंट है? प्लास्टिड में। और प्लास्टिड कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। समझ पा रहे हैं? कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। अब आप यहां देखोगे तो यहां पे भी आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये प्लास्टिड के अंदर जो एरिया है और यहाँ पे जो भी मटेरियल या लिक्विड जो भी है वो कहलाएगा स्ट्रोमा। क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा को थैलेकॉइड 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे थैलेकॉइड है, तो ये थैलेकॉइड के अंदर का एरिया हो गया और ये बाहर का एरिया हो गया, जो आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर का एरिया है लेकिन थैलेकॉइड के बाहर का एरिया है। समझ पा रहे हैं? यहां तक? यहां बेसिकली होता क्या है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट से
ट्रैप करता है सनलाइट को, फिर ये क्या करता है, सनलाइट की मदद से वाटर को स्प्लिट करता है, वाटर को स्प्लिट करता है, तोड़ता है, यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर उसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस शुरुआत करता है जहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। समझ पा रहे हैं? तो चलिए अब समझते हैं इसके बारे में कि ये क्या क्या बता रहा है। तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट में तो आपको यह समझना है कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, सभी प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाया जाएगा, और यूग्लेनॉइड्स में भी पाया जाएगा। यूग्लेनॉइड जो यूग्लेना है वो किस किंगडम में आता है, वो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है यूग्लेना। कौन आता है? यूग्लेना। तो यूग्लेना के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और जो भी प्लांट है उस सेल के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट पाया ही जाता है। These are easily observed under the microscope as they are large, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इसको आप बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। They bear some specific pigment, और ये जो है क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्पेसिफिक केमिकल होता है, पिगमेंट होता है, thus imparting a specific color, और जिस कलर का पिगमेंट होता है, समझ पा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट का कलर वैसा ही होता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के बेसिस पे कि कौन कौन से तरह का केमिकल इसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे जो इसको 3 पार्ट में प्लास्टिड्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो जनरली ग्रीन होता है। कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन होता है, और ग्रीन होगा तो इसमें कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल होगा। कौन सा होगा? क्लोरोफिल। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, ये कलरफुल होता है, कलर्ड होता है, अलग अलग कलर, रेड, येलो, पिंक, ये सब। और ल्यूकोप्लास्ट, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो जनरली व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट होता है। तो सबसे पहले समझिए कि जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड है वही सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये एनर्जी जरूरत पड़ता है किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। इन द क्रोमोप्लास्ट, जो दूसरा पार्ट है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सेल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होता है, जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। यानी जो क्रोमोप्लास्ट है तो इस क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड होता है, मतलब ऑयल में घुलने वाला कैरोटीनॉइड होता है। जैसे कौन कौन? कैरोटीन होता है। कौन कौन होता है? कैरोटीन होता है। और कौन होता है? जेंथोफिल होता है। कैरोटीन होता है और जेंथोफिल, जेंथोफिल्स होता है, और कोई दूसरा भी प्रेजेंट होता है। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट, और इसके कारण, ये दोनों के कारण जो प्लांट का कलर होता है वो येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, और रेड कलर हो सकता है। तो ये सब दोनों केमिकल के कारण जो प्रेजेंट रहता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में, और वो क्रोमोप्लास्ट में होने के कारण प्लांट का कलर येलो, ऑरेंज और रेड हो सकता है। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये जनरली कलरलेस होता है। कैसा प्लास्टिड है ये? कलरलेस प्लास्टिड है, ऑफ वेरिड शेप, इसका शेप भी अलग अलग होता है, साइज भी अलग होता है, और ये जनरली क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या करता है? स्टोर न्यूट्रिएंट्स। अब ये कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स स्टोर करेगा? तो जनरली प्लांट में क्या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, फैट होगा, यही सब ना होगा। तो ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है। उसमें से जो एमाइलोप्लास्ट है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च,
ठीक है। तो जो एमाइलोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट, ये एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है? स्टार्च को। आ रहा समझ में? और दूसरा जो है, जैसे एग्जांपल कि किसमें पाया जाता है एमाइलोप्लास्ट, किसमें पाया जाता है? तो एमाइलोप्लास्ट किसमें पाया जाएगा बताइए? पोटैटो में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पोटैटो में। क्लियर है यहां तक? और दूसरा जो है वो है इलायोप्लास्ट, और जो इलायोप्लास्ट है वो किसको स्टोर करता है? ऑयल्स को। किसको? ऑयल्स को। और किसको? फैट्स को। ऑयल्स एंड फैट्स, ये दोनों को स्टोर करता है, ठीक है। जबकि जो एल्यूरोप्लास्ट है, जो एल्यूरोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट जो है वो किसको स्टोर करता है? प्रोटीन्स को। समझ पा रहे हैं? किसको स्टोर करता है? प्रोटीन्स को। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 कैटेगरी का है। समझ गए कौन कौन सा है? एमाइलोप्लास्ट है, इलायोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट है, ठीक है ना? ओके। अब देखिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल। अब जो प्लांट का वो सेल जिसमें जनरली क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो कौन सा सेल है? जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल है। ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और ये तो पढ़ा होगा ना, रूट में क्लोरोफिल नहीं होता है, स्टेम में क्लोरोफिल नहीं होता है। जनरली क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? पत्ता में। और क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। जो सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है वो एग्जाम्पल कौन है? मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाने का ज्यादा संभावना है। और ये सेल किस में, कहां पे प्रेजेंट होगा? लीफ में प्रेजेंट होगा। तो मेसोफिल सेल कहां पे प्रेजेंट होगा? तो मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, दीज आर लेंस शेप। अगर क्लोरोप्लास्ट का शेप की अगर बात करें तो लेंस के जैसा होगा, एक तरफ कर्व होगा और दूसरे तरफ भी लाइट कर्व होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका शेप कैसा होता है? अगर इसका शेप की बात करें तो इसका शेप जो है वो लेंस शेप होता है। कैसा शेप होता है? लेंस शेप। क्लियर है यहां तक? ओके। ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कुछ प्लांट में डिस्क्वायड भी हो सकता है, और इवन रिबन लाइक, यानी एक रिबन के जैसा चपटा फ्लैट स्ट्रक्चर भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं यहां तक? ओके। हैविंग वेरिएबल लेंथ, किसी का लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। देयर नंबर वेरीज, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा हर सेल में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इक्वल नहीं होता, उसी तरीके से हर सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि जो क्लैमाइडोमोनास है, क्लैमाइडोमोनास, वो उसमें नंबर ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट है वो कितना होगा? 1 होगा। लेकिन ग्रीन एल्गा में, एक ग्रीन एल्गा में अगर देखोगे तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है वो 20 से 40 तक हो सकता है। और कौन सा? एक ग्रीन एल्गा का जो मेसोफिल सेल है उसमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल हो सकता है। जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। जो क्लोरोप्लास्ट का, ये अगर क्लोरोप्लास्ट है और इसका 2 लेयर बनाए तो ये जो इनर लेयर है ना वो लेस परमिएबल है, लेस परमिएबल है, ठीक है। The space limited by the membrane of the chloroplast, चलिए ध्यान दीजिए, the space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma, ठीक है। अब अंदर वाले लेयर के अंदर, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा कहलाएगा।
अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक कॉल्ड थैलेकॉइड। और उसमें क्या प्रेजेंट होगा? बहुत सारा थैलेकॉइड प्रेजेंट होगा। और ये कहां प्रेजेंट होगा? स्ट्रोमा में। फ्लैटेंड यानी चपटा चपटा स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर। थैलेकॉइड जो होता है वो अरेंज रहता है इन स्टैक लाइक अ पाइल्स ऑफ कॉइन, यानी इस तरीके से अरेंज रहता है जैसे सिक्का का कोई, कॉइन का कोई गुच्छा हो, कोई पाइल्स ऑफ कॉइन हो। उसको क्या बोलते हैं? ग्राना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राना बोलते हैं। और सिंगुलर क्या होता है इसका? ग्रैनम होता है। ठीक है। और द इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? ठीक है, यानी सिंपली समझिए कि थैलेकॉइड अरेंज रहता है स्टेक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स में, जिसको ग्रेना बोलते हैं, या फिर इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स बोल सकते हैं। ठीक है। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमिला। स्ट्रोमा लैमिला वो फ्लैट ट्यूब है जो दो ग्रेना को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। क्या करता है? एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स of the different grana. The membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen. और थैलेकॉइड के अंदर जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा? लुमेन कहलाएगा। The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. यानी अगर ये क्लोरोप्लास्ट है और ये सब ग्रेनम है, तो इसके अंदर जो स्ट्रोमा जो पार्ट बच रहा है उसमें बहुत सारा का इंजाइम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? स्ट्रोमा में इंजाइम्स प्रेजेंट होगा। और ये इंजाइम्स जरूरी होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। और क्या फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन बनाने के लिए भी इसके कुछ कंपोनेंट होगा। क्यों कंपोनेंट होगा? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, उसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम भी होता है, जिसके कारण वो प्रोटीन बना सकता है। इट ऑल्सो कंटेन अ स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए था, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। और जो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है वो राइबोसोम 70S का होता है। यानी ये प्लांट सेल है, मेजोफिल सेल है। इसमें मान लो कि ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे प्लांट का न्यूक्लियस, प्लांट सेल का न्यूक्लियस है। यहाँ तो डीएनए है ही, जो इस सेल का डीएनए है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना डीएनए। यहाँ तो राइबोसोम है ही प्लांट सेल के अंदर, जो आपका 80S का है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अपना राइबोसोम है जो 70S का है। और ये बेसिकली क्या करेगा? प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये वो सारा एंजाइम प्रेजेंट है इस लिक्विड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बना सकता है। चलिए अब हम लोग राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम्स जो है, क्या है राइबोसोम्स? तो सबसे पहला राइबोसोम्स जो है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। राइबोसोम्स क्या है? तो सबसे पहला ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि ये दानेदार है, दाना दाना के जैसा स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह का ग्रैन्यूल्स बना करके रहता है। समझ पा रहे हैं यहां तक? ओके। इसको सबसे पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था? तो ये ऑब्जर्व हुआ था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एज ए डेंस पार्टिकल। और किसने देखा था? जॉर्ज प्लेडे ने। किसने डिस्कवर किया था? ये ऑब्जर्व किसने किया था? ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। कब इसको ऑब्जर्व किया था? 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है।
और ये किससे बना होता है? तो ये कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड और किससे राइबोन्यूक्लिक एसिड जो एक तरह का आरएनए है, एक तरह का क्या है, मतलब आरएनए को ही बोलते हैं, एंड प्रोटीन्स। क्लियर है यहां तक? ओके। अब सबसे पहले ये बताओ, जो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो एटीएस का होता है, और जो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S का होता है। अब यहां पे ये जो S है वो है क्या? स्वेडबर्ग्स यूनिट है। जनरली ये यूनिट क्या बताता है? ये यूनिट सेडिमेंटेशन के बारे में बताता है, सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। अब ये सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? ठीक है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, मान लीजिए कि हम दो ग्लास में कोई लिक्विड ले लिए, ठीक है, और इसमें लिक्विड है और इसमें कुछ ग्रैन्युलर पार्टिकल्स डाला हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो मान लेते हैं कि ये एक सेकंड में मान लो कि 30 ग्रैन्यूल्स, एक सेकंड में 30 ग्रैन्यूल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, 30, समझ पा रहे हैं? और इसका जो ग्रैन्यूल्स है वो एक सेकंड में मान लो कि 50 ग्रैन्यूल सेटल डाउन हो जाता है, सपोज करो, ठीक है, जस्ट फॉर समझाने के लिए बता रहे हैं। तो हम इसको बोल देंगे 30S और इसको बोल देंगे 50S। कोई दिक्कत क्या? अब ये दोनों तरह के जो कंपोनेंट है उसको हम लोग मिक्स कर दिए। क्या कर दिए? मिक्स। अब अगर मिक्स करके एक वेसल में रखेंगे तो इसका जो दोनों तरह का कंपोनेंट है वो आपस में तो मिक्स हो चुका है और दोनों मिल करके अब ग्रैन्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? दोनों मिल करके दाना दाना जैसा चीज बनाया होगा। और अब इसका सेडिमेंटेशन देखते हैं कितना देर में ये यहाँ पे बैठता है, एक सेकंड में या फिर कितना बैठता है। तो देखते हैं कि एक सेकंड में ये 70 सेटल डाउन हो जाता है, सपोज करो। तब हम अब इस लिक्विड जो दोनों को मिक्स करने से बना है इसको हम लोग बोल देंगे 70S। क्या बोल देंगे? 70S। तो इस तरीके से अगर देखोगे कि 70S जो राइबोसोम है वो किससे मिलकर के बना है? 30S और 50S। और जो 80S राइबोसोम है वो किससे मिलकर के बना है? 60S और 40S। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे जो S है वो इसका क्या स्वेडबर्ग्स यूनिट बता रहा है, जो किससे रिलेटेड टर्म है? सेडिमेंटेशन से। किससे रिलेटेड टर्म है? सेडिमेंटेशन से। क्लियर है यहाँ तक? इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। और ये जनरली ये कितना जल्दी सेटल डाउन होता है, कितना टाइम लेता है, एक सेकंड में कितना सेटल होता है, वो इनडायरेक्टली उस ग्रेन्यूल के साइज और उसका डेंसिटी के बारे में बता देता है। ठीक है, ओके। बोथ 70S एंड 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ दो सब यूनिट। तो चाहे वो 70S हो चाहे वो 80S हो, वो दो सब यूनिट से तो मिलकर के बना है। ये 30 और 50 से बना है और ये 60 और 40 से मिलकर के बना है। क्लियर है? तो राइबोसोम के बारे में समझ गए। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा अगर, तो ये एक लार्ज सब यूनिट है जिसका साइज बड़ा है और इसका मान लो कि साइज छोटा है। ये दोनों मिलकर के ये दो सब यूनिट है, दोनों मिलकर के एक बड़ा राइबोसोम बन गया। मान लो कि ये 30 है, ये 50 है, ये 70 बन गया, ये 60 है, ये 40 है, ये 80 बन गया। समझ पा रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं हम लोग साइटोस्केलेटन का। तो देखिए साइटोस्केलेटन होता क्या है, पहले ये समझिए। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल होता है। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन साइटो का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब क्या होता है?
स्केलेटन यानी एक हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो किसी चीज को शेप प्रोवाइड करता हो। अब आप देखे होंगे कि कोई सेल जो होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, कोई सेल जो होता है वो सिलिंड्रिकल यानी कॉलमनर होता है, कुछ सेल जो होता है वो क्यूबॉइडल होता है। तो आखिर ये सब सेल अपना इस तरह का शेप मेंटेन कैसे किया? तो इस तरह का शेप मेंटेन करने के लिए जरूर इसमें कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो इसको इस शेप में प्रॉपर रखने में मदद कर रहा है। आ रहा समझ में? और वही मटेरियल को क्या बोला जाएगा? साइटोस्केलेटन बोला जाएगा। अब अगर देखोगे तो साइटोस्केलेटन के बारे में क्या लिखता है कि साइटोस्केलेटन एक एलाबोरेट नेटवर्क है, फिलामेंट्स प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूटिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी जो साइटोस्केलेटन है एक नेटवर्क है जिसमें धागा के जैसा, रॉड के जैसा फिलामेंटस है, प्रोटीन से बना होता है। आ रहा समझ में? और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, माइक्रोफिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट। और ये कहाँ पे होगा? सेल के अंदर जो लिक्विड साइटोप्लाज्म है वहां पे ही प्रेजेंट होगा। और ये सबको मिला करके, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के फॉर्म में, सबको मिला करके साइटोस्केलेटन बोला जाएगा। समझ पा रहे हैं? The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of shape of the cell। जो साइटोस्केलेटन है सेल का वो इन्वॉल्व होता है बहुत तरह के फंक्शन में, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूव करने में मदद करता है, और सेल के शेप को बना करके रखने में मदद करता है। क्लियर है या कंफ्यूजन है? चलिए अब यहां पे हम लोगों को समझना है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला, तो ध्यान दीजिए, सीलिया और फ्लैजेला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीलिया और फ्लैजेला होता क्या है ये समझिए। सीलिया एंड फ्लैजेला, देखिए मान लीजिए कि ये कोई सेल है और इससे कोई स्ट्रक्चर निकला हुआ इस तरह से, और मान लो इसी में थोड़ा छोटा छोटा स्ट्रक्चर निकला हुआ, तो ये आपका कहलाएगा सीलिया और ये आपका कहलाएगा फ्लैजेला। अब सीलिया और फ्लैजेला कोई सेल से अगर बाहर निकल रहा है, समझ पा रहे हैं, तो ये सेल का क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन ही एक्सपेंड किया रहता है। कि मान लो ये सेल है और यहां से जो सेल का मेम्ब्रेन है वो ऐसे बाहर की तरफ निकला है और ये इस तरह से फ्लैजेला बना दिया, और इसमें बहुत सारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? रॉड लाइक। जो साइटोस्केलेटन है उसका स्ट्रक्चर इसमें भी प्रेजेंट है, फाइब्रस के जैसा, धागा के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो इसको इस तरह का शेप मेंटेन करने में मदद किया है। समझ पा रहे हैं? अब अगर हम देखें तो जैसे घर, अगर हम लोगों का कोई घर कंस्ट्रक्शन होता है और उसके छत से अगर हम लोग कुछ पोर्शन अगर इधर निकालते हैं तो यहाँ पे देखना एक मोटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है सपोर्ट के लिए, और वहां पे देखोगे तो बहुत ज्यादा ऐसे पतला पतला रॉड अलग अलग लेयर में डाल करके उसको ऐसे क्रॉस करके बांधा जाता है ताकि ये उतना लोड को रोक सके। समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा ही पतला पतला फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इस पार्ट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अब उसका अगर अरेंजमेंट देखोगे तो उसका अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया वो इस तरीके से दिखता है। समझ पा रहे हैं? और इसको जो ड्रॉ करके इमेज जो बनाया गया है वो ये है। तो अगर सीलिया और फ्लैजेला का अगर हम लोग डायग्राम बनाएं कि उसमें किस तरीके से जो माइक्रोफिलामेंट्स है या जो ट्यूब्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कि सेंटर में 2 ट्यूब है। सेंटर में कितना है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो पतला पतला फिलामेंट से मिलकर के बना है, और इसके ऊपर सिथ है, कवर है, तो उसको बोलेंगे सेंट्रल सिथ। क्या बोलेंगे? मतलब सेंटर को कवर करने वाला मटेरियल। इसके बाद इसी तरह का रिंग पेरिफेरल मतलब साइड एरिया में भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं
पेरिफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल्स या फिर ट्यूबलेट, और यहाँ का भी ट्यूब सर्कल सर्कल लूप बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो दो सर्कुलर लूप बनाया हुआ है, और टोटल इसका नंबर काउंट करेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा समझ में। और ये हर एक पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से जो रिंग बना है वो ये जो सेंट्रल शीथ है उसके मतलब टच है, कांटेक्ट में। और किसके थ्रू कांटेक्ट में है? ये रेडियल स्पोक के थ्रू। किसके थ्रू? ऐसे भी साइकिल तो चलाए होंगे आप लोग, अगर ये साइकिल का व्हील है और ये उसका हब है तो यहाँ से बहुत सारा स्पोक्स रहता है, समझ पा रहे हैं, और रेडियस के फॉर्म में, इसलिए वो रेडियल स्पोक कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली अब इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल से जो रिंग बना हुआ है, ये रिंग भी आपस में कनेक्टेड है। और वो किससे कनेक्टेड है? इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? इंटर डबलेट ब्रिज से। अगर आप इसका अरेंजमेंट को देखोगे तो ये अरेंजमेंट 9+2 का अरेंजमेंट है, यानी पेरिफेरल में 9 ट्यूबलेट्स प्रेजेंट है, मतलब 9 सर्कुलर लूप प्रेजेंट है। समझ पा रहे हैं? और बीच में 2 प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है इतना? अगर इतना स्ट्रक्चर ध्यान में है तो अब आप इसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां से कि सीलिया जो है वो प्लूरल वर्ड है। सीलिया का सिंगुलर क्या है? सीलियम। फ्लैजेला प्लूरल है और इसका सिंगुलर है फ्लैजेलम। ये हेयर लाइक आउट ग्रोथ है। ये कैसा है? हेयर लाइक आउट ग्रोथ है। हेयर लाइक आउट ग्रोथ है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का, किसका? ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर, सीलिया जनरली छोटा होता है, एंड विच वर्क्स लाइक ओर्स, यानी हल्का बाहर निकला हुआ छोटा छोटा स्ट्रक्चर का, काउजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। और अगर ये सेल के चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट है तो ये सीलिया या तो अपने बगल के लिक्विड को मूव करा सकता है या फिर लिक्विड में ये खुद मूव करा सकता है सेल को। सेल अपने सीलिया के मदद से लिक्विड में मूव कर सकता है या फिर सेल के ऊपर जो लिक्विड है उसको वो मूव कर सकता है। क्लियर है यहां तक? फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर देन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। अब बेसिकली जो फ्लैजेला होता है वो थोड़ा लंबा होता है और ये सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, अब देखो फ्लैजेला जो है वो दोनों तरह के सेल में देखा गया है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब दोनों तरह के सेल में फ्लैजेला है। तो ध्यान से समझिएगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक में अलग है और प्रोकैरियोटिक में अलग है। यानी जो प्रोकैरियोट्स है उसमें जो फ्लैजेला बना होगा वो अलग तरह के केमिकल से बना होगा, और यूकैरियोट में जो फ्लैजेला बना है वो अलग तरह के मटेरियल से बना है, क्योंकि जो फाइबर के जैसा, धागा के जैसा जो सेंट्रियोल्स है वो यूकैरियोट्स में और एनिमल में होता है, दूसरे में नहीं होता है। तो मतलब यहां सिंपली समझिए, प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला और यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला सेम टाइप के मटेरियल से नहीं बना है, अलग टाइप के मटेरियल से बना है। तो ये स्ट्रक्चरली ध्यान दीजिएगा, बोलता प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो पॉसेसेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। स्ट्रक्चर अलग है दोनों का, समझ पा रहे हो? फंक्शन भले ही दोनों का सेम हो सकता है, जैसा यूकैरियोटिक फ्लैजेला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला का स्ट्रक्चरली अलग है, जिससे मिलकर के बना है वो अलग है। समझ पा रहे हैं यहां तक? ओके। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी जब किया जाता है सीलियम का या फिर फ्लैजेला का, तो ये दिखाता है कि दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इसके जो ये सेल है और ये अगर सेल वो फ्लैजेला है तो इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनेमी। एक्सोनेमी जो है इसका
मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है फ्लैजेला का उसको बोलते हैं। और जो मेम्ब्रेन के अंदर फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है उसमें इसके सेंटर पे 2 ट्यूब्स प्रेजेंट है और साइड साइड में 9 पेयर ट्यूब्स प्रेजेंट है। तो उसी चीज को बता रहा है कि यहाँ पे जो इसका अरेंजमेंट जो होगा एक्सोनोमी में 9 डबलेट्स ऑफ रेडियल अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और एक पेयर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और इस तरह के अरेंजमेंट को एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं और ये रेफर टू एज 9+2 एरी कहलाता है। 9+2 एरी। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज। जो साइड साइड का ट्यूब्स है देखिए वो किससे कनेक्ट होता है? ब्रिज से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? ब्रिज से। ठीक है। एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। उसके बाहर से एक कवर भी होता है जो कनेक्टेड रहता है ट्यूब्यूल्स ऑफ इच पेरिफेरल ट्यूब्यूल डबलेट के थ्रू रेडियल स्पोक से। देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स हैं टोटल और द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडीज। यानी यहाँ पे जहां से ये बाहर निकलेगा वहां पे सेंट्रियोल के जैसा चीज होता है जो इसमें रॉड जैसा मटेरियल डालने का काम करेगा। तो सिंपली समझिए यहाँ पे जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कनेक्ट हो रहा है आपस में वो लिंकर्स कहलाता है और ये कहलाता है इंटर डबलेट ब्रिज। और ये हो गया आपका सेंट्रल शीथ और हर सेंट्रल शीथ से चारों तरफ जो भी डबलेट है पेरिफेरल वो स्पोक के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? स्पोक के थ्रू। और इसके अरेंजमेंट को अगर हम बोलें तो इसका अरेंजमेंट 9+2 अरेंजमेंट होगा। समझ पा रहे हैं? और इसमें जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये एक्चुअली में ये जो यहाँ पे जो फ्लैजेला है इसको ऐसे कट करके और ऐसा जो गोल वाला पार्ट दिखेगा उसका स्ट्रक्चर बनाया गया। इसको टीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो यहाँ पे हम लोग सीलिया और फ्लैजेला कंप्लीट कर लिए। अब बचता है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो नेक्स्ट क्लास में होगा।